तो हमने लास्ट लेक्चर में कोल्बे रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी, उसी के कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवानी है मुझे भी, कि वहां पे हमने फॉर्मेशन की थी सैलिसाइक्लिक एसिड की, याद है। सैलिसाइक्लिक एसिड को अगर हम, ये दिख रहा है कि ये दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, दो कार्बोनिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन बीच में फंसा हुआ है, तो ये क्या है? अरे हाँ, अरे बच्चे तो अच्छे हो, बस थोड़े से गंदे हो, पढ़ते नहीं हो। सर पढ़ तो रहे हैं। एसिड एनहाइड्राइड है ना। तो जब सैलिसाइक्लिक एसिड को एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 एसीटोन बेंजोइक एसिड। कहां पे? 2 पे एसीटोन और बेंजोइक एसिड। कब? एसिड एनहाइड्राइड से। अच्छा, जब हम सैलिसाइक्लिक एसिड को किसी अल्कोहल से रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा? तो वहां पे बनेगा मिथाइल सैलिसैलेट। मिथाइल सैलिसैलेट की ये खास बात है, नोट डाल के लिख लीजिए स्टार लगा के। इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से भी जानते हैं। कैसे फॉर्मेशन हुई? ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड, अल्कोहल, अल्कोहल से क्या फॉर्मेशन है? ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, जिसको हम मिथाइल सैलिसैलेट भी बोलते हैं। नीट में इसका कोई काम नहीं है, जेई में एक बार को पूछ सकते हैं, ठीक, कि फॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, या किसको जानते हैं हम इस नाम से, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम फिनॉल, ये दिख रहा है, ये AC6H5 यानी कि ये, और ऊपर OH है ना, तो ये क्या हो गया? ये फिनॉल। अगर फिनॉल रिएक्ट करेगा किससे? ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड से, तो क्या बनाएगा? फिनाइल सैलिसैलेट, यानी कि जिसको हम सेलॉल भी बोलते हैं, है ना, जो हमारे कहां यूज होता है? एंटी सेप्टिक में, ठीक। क्या है? फिनाइल सैलिसैलेट, यानी कि जिसको हम सेलॉल भी बोलते हैं। क्या है यहाँ पे? केवल इस तरह से जुड़ा हुआ है, फिनाइल सैलिसैलेट। क्लियर? तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है विदिथैलिक एनहाइड्राइड। अपन मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसकी? फिनॉल की। इसको बताने में कोई समय की बर्बादी नहीं कि ये एसिड एनहाइड्राइड है और ये फिनॉल है। तो होना क्या है कि जो इनका रिएक्टिव हाइड्रोजन है, यहां से ऑक्सीजन लेके फुर, है ना, तो यहां से 1 मोल ऑफ वाटर निकाल दिया या कहीं डिहाइड्रेशन कर दिया। तो इनके रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड और फिनॉल के रिएक्ट करने से क्या बनेगा? फिनोल्फथैलीन। ये आगे गैब्रियल सिंथेसाइज में भी आएगा, कहां पे? अमीन में। इसकी खास बात क्या है कि ये है इंडिकेटर। इंडिकेटर समझते हो? बाइक वाला नहीं, जो हम बचपन में पढ़ते थे ना, लिटमस पेपर, हाँ वही रेड ब्लू वाला। तो यहां पे थोड़ा अलग है, यहां रेड ब्लू नहीं है, यहां क्या है? अगर बेसिक होगा तो ये पिंक कलर शो करेगा। मतलब अगर फिनोल्फथैलीन को किसी बेसिक में डाल दोगे तो वो पिंक कलर शो करेगा। और अगर उसको किसी एसिड में डाल दिया, अगर वो एसिडिक हुआ, तो ये हो जाएगा भैया कलरलेस, ठीक। अगर बेसिक है तो पिंक, अगर एसिडिक है तो कलरलेस। जैसे पानी होता है ना, पानी 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 तेरा रंग कैसा, वही कहानी है कि अगर एसिडिक में होगा तो कलरलेस और बेसिक होगा तो पिंक, ठीक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहानी क्या है कि FeCl3 स्टेबलाइज, एक्चुअल में क्या है? स्टेबलाइज इन ऑल फॉर्म गिव पॉजिटिव टेस्ट विद FeCl3। यहां पे अपन समझ सकते हैं फेलिंग टेस्ट से, याद है? फेलिंग टेस्ट से। तो यहां पे क्या कर रहा है कि फेलिंग टेस्ट को एक पॉजिटिव दे रहा है, उस पर अपन पूरा नहीं जा सकते, अभी बहुत अपने आप में एक ब्रीफ टॉपिक है। आई होप आप पढ़ के आए हो, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज वीडियो पॉज करके एक बार पढ़े आए। तो क्या होगा कि जो फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट करेगा FeCl3 से, इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक वायलेट, सर जी इतने बड़े हो गए, स्पेलिंग में गलतियां करते हो, अब भी कलर की भी गलत है, ये कोई बात थोड़ी है सर। अब ठीक है, ठीक है ना? हाँ, डिसलाइक नहीं करना है। तो क्या हुआ? फिनॉल जब रिएक्ट करेगा FeCl3 से, तो ये इस तरह से कंपाउंड बना लेगा, ये इसको स्टेबलाइज कर देगा। क्या देगा? अपना कोई भी वॉलेट कलर कंपाउंड देगा। मेन बात यह है कि फिनॉल FeCl3 के थ्रू स्टेबलाइज हो पा रहा है, ये बोल रहा है, ठीक। नेक्स्ट है विद फॉर्मेल्डिहाइड। ये HCHO को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड।
फॉर्मेल्डिहाइड से अगर फिनॉल रिएक्ट कर जाए, क्या कि फिनॉल से अगर फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट कर जाए, उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? लीडर मैनेज रिएक्शन। लीडर मैनेज रिएक्शन। वही राम, इतनी सारी नेम रिएक्शन सर कैसे याद रख पाएंगे हम, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिख लिख के सिंपल, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड क्या बोलेंगे? लीडर मैनेज रिएक्शन। बनेगा क्या? कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा, और ये क्या है? दीज आर मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट। बेकेलाइट आप जानते हो, टॉयलेट सीट वगैरह जिनसे बनती है बेकेलाइट से, जिसको हम चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, हाँ वही बेकेलाइट। तो ये इनका मोनोमर है। असल में मोनोमर ये नहीं है। जब हम बेकेलाइट पढ़ेंगे कब? लास्ट में पॉलीमर में, तो पॉलीमर में यही लिखेंगे कि फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, उसका मोनोमर क्या है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि उससे कंपाउंड बना है ऑर्थो पैरा, और इसका जब हम पॉलीमराइजेशन करवा रहे हैं तब बन रहा है क्या? बेकेलाइट। ये चीज क्लियर हो रही है कि फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड दीज आर द मोनोमर्स ऑफ बेकेलाइट। ये सीधा है ना, यही इन्हीं से तो बन रहा है, बीच में कुछ भी बन रहा हो भाई, हमें ये थोड़ी दिखने वाला है कि बीच में क्या बना था। हमने तो फिनॉल लिया, फॉर्मेल्डिहाइड डाला, बेकेलाइट बाहर। तो ये भी कह सकते हैं कि लीडर मैनेज रिएक्शन के थ्रू हम बेकेलाइट बना सकते हैं, लेकिन इसका पॉलीमराइजेशन करवाना पड़ेगा। या फिर ऐसा कहें कि फिनॉल प्लस HCHO और इसका पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तब ये क्या कहलाएगा? बेकेलाइट। ठीक, एक बात आगे, अगर नाइट्रोफिनॉल हो, उसको अगर हम NH रिएक्ट करवा दें तो कुछ इस तरह का आयन बनेगा और पानी बाहर। और अगर Na2CO3 से करवा दें तो एक तो CO2 गैस एलिमिनेट होगी, वेरी इंपॉर्टेंट, और एक ये कुछ बाइकार्बोनेट जैसा नहीं दिख रहा है ना, तो यहां से एक तो CO2 एलिमिनेट हो रही है, देखना इस कंपाउंड से भी CO2 एलिमिनेट हो रही है, और यहाँ पे बाकी क्या बन रहा है? बाइकार्बोनेट, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे आयन बन रहा है, और यहाँ पे वाटर बन रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जगह दिख नहीं रही है। अब देखते हैं, यही बात मैं बताना चाह रहा था पहले भी, लेकिन जगह नहीं थी, कि एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बोल दो, है ना, कार्बोनिक एसिड, या फिर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि ये है, या फिर बाइकार्बोनेट। ये कौन सा है? बाइकार्बोनेट। कि एसिड स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। अगर एसिड स्ट्रॉन्गर हुआ किससे? कार्बोनिक एसिड से, तो वो डिस्प्लेस कर देगा CO2 गैस फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट से। क्लियर? आज का लेक्चर यहां तक ही। अभी स्टार्ट करेंगे अपन ईथर, मोस्ट इंपोर्टेंट। स्टार्ट करते हैं ईथर। ईथर को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या हो? ऑक्सीजन बीच में फंसा हुआ हो और एक एल्काइल ग्रुप चेन और दूसरी एल्काइल चेन, दोनों तरफ क्या हो? एल्काइल चेन हो, उसी को हम क्या बोलेंगे? ईथर। इसके नोमेनक्लेचर में भी हम देख चुके हैं, छोटे वाले के साथ एल्कोक्सी आता है और दूसरे वाले के साथ जो बड़ा है उसके साथ एन आता है। तो यहाँ पे सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल दो तरह की हो सकती हैं। सिमेट्रिकल जैसे CH3O CH3। अब यहां पे देखना, अगर मैं इसको R' मानूं और इसको R मानूं, तो दोनों तरफ क्या है? CH3 है, यानी कि R = R'। बट अगर मैं लिख दूं CH3O CH2 CH3, तो यहां पे इसको मानूं R' और इसको मानूं R, यहां पे तो CH3 है, यहां पे CH2 CH3, दो कार्बन है, आगे यहां पे एक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम उसमें कौन से आ जाएंगे? अनसिमेट्रिकल। आईपीएसिन का छोटे वाले के साथ, दोनों ही छोटे हैं, किसी के साथ भी भेज दो, क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी मीथेन। इसका छोटे इस वाले के साथ ऑक्सी, तो मिथॉक्सी इथेन। ठीक, आईपीएसी की हम बहुत सारी प्रैक्टिस करके आ चुके हैं, आई होप आपको भी ध्यान हो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या? कि ईथर हैव लो बॉइलिंग पॉइंट देन देयर आइसोमर अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन बीच में फंसा हुआ है, ऑक्सीजन हमारा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यानी कि वो दो ही बॉन्ड बना सकता है, दो उसने बना लिए, अब वो कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं कर सकता। ये क्या है? ईथर, और ये है अल्कोहल। अब इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, क्यों? कि माना यहां पर भी दो बॉन्ड ये बना चुका है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन
किसी और ऑक्सीजन के साथ, मान लो यहां पर एक और अल्कोहल हो, ये तो ये इससे जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा। दैट्स वाई इसका, भाई हम ऐसे तो देख नहीं सकते कि खाली एक ईथर का मॉलिक्यूल लेके आओ कि एक CH3 और CH3 उठा के लाओ, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक ग्रुप ऑफ एटम मिलेंगे, यानी कि ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन किसी में भी यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये बाहर है ही नहीं, है ना। ऊपर से यहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्लस इफेक्ट शो कर रहे हैं, इसको वैसे भी जरूरत नहीं है बाहर जाने की। यहाँ पे क्या है, एक तरफ खाली है तो ये एक का हाइड्रोजन और दूसरे का ऑक्सीजन बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर देंगे, और इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, इंटर एंड इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल, और इंटर मतलब विद डिफरेंट, मतलब मॉलिक्यूल का टाइप अलग नहीं होगा, अल्कोहल अल्कोहल है लेकिन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसी में सेम में हो जाती, जैसे मैं इसका एग्जांपल दूं तो फिनॉल में ऐसा मिलेगा ये, तो अब ये वाला किसी और से अपने ही किसी हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करे तो इसको बोलेंगे इंट्रा, जबकि ये कैसी है, इंटर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पे चलते हैं कि ईथर आर लाइटर देन वाटर। ईथर जो है पानी से हल्का होता है, तो देयरफॉर फ्लोट ओवर वाटर, वो फ्लोट करेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ईथर को हम बुझा नहीं सकते पानी से। मान लो ईथर से किसी कारण ईथर से आग पकड़ ले तो हम उसको पानी से नहीं बुझा पाएंगे, उसके लिए हमें CO2 या CCl4 कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड चाहिए। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि ईथर आर लाइटर देन वाटर, हल्के हैं, पानी डालोगे तो फटाक से ऊपर आ जाएंगे, आग तो बुझेगी नहीं, ऊपर आके लग जाएगी। जैसे आपने तेल में देखा हो कभी, पानी पे एक दो ड्रॉप ऑयल डाल दो तो वो ऊपर तैरने लग जाता है, तो उसकी तेल की आग को भी हम पानी से नहीं बुझा सकते। उसी तरह से अगर ईथर के कारण आग लगी है तो उसको भी हम पानी से नहीं बुझा पाएंगे, उसको इट इज एक्सटिंग्विश्ड विद CO2 एंड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। नेक्स्ट है ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर में फॉर्म परऑक्साइड। जो पुराना सैंपल है ईथर का वो बना सकता है परऑक्साइड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब ये ईथर का कोई सैंपल पड़ा हुआ है, काफी पुराना हो गया पड़े पड़े, है ना। वैसे इसका नाम क्या होगा, इथॉक्सी इथेन, ठीक है, इथॉक्सी इथेन। तो कोई पुराना ईथर पड़ा हुआ है, अब वो क्या कर सकता है, मे बी, पक्का नहीं है, मे फॉर्म परऑक्साइड बना लेगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, देयरफॉर इट मस्ट बी रिमूव्ड बिफोर डिस्टिलेशन। अगर हम उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस में, डिस्टिलेशन GOC में नहीं करवाया, वो यार बच्चों वाली चीजें हैं, वो टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, तो वो आप रीड कर लीजिएगा NCERT से। लास्ट में टाइम बचा तो मैं करवा दूंगा। तो क्या होगा, उसको डिस्टिलेशन से पहले अपने को हटा देना है, बिकॉज परऑक्साइड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, परऑक्साइड के पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जैसे जैसे डिस्टिलेशन लास्ट तक पहुंचे, डिस्टिलेशन में थोड़ा सा बता दूं क्या करते हैं। डिस्टिलेशन में मान लो एक कंटेनर ले लिया, उसमें हमारी दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक ए कंपाउंड मान लो, एक बी कंपाउंड मान लो, ठीक। अब ए कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट है 443 केल्विन और बी कंपाउंड का है 557 केल्विन, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक बर्नर लगा देंगे, कितना गंदा बर्नर है, ठीक है। यहाँ पे बर्नर लगा दिया तो अब क्या होगा कि जो ए है उसका तो कितना 443, जैसे इस बीकर का टेम्परेचर 443 पहुंचेगा, वो यहां पे हमें कैसे एक फ्लास्क ट्यूब टाइप लगा दे। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, कोशिश करना समझने की, है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये ए वाला जो कंपाउंड है ये इवेपोरेट होके इधर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि टेम्परेचर उसको बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, तो बॉइलिंग पॉइंट उसको हम यहां लाके ठंडा कर लेंगे और इकट्ठा कर लेंगे, है। तो इस तरह से हम एक कंपाउंड को दूसरे से सेपरेट करते हैं। लेकिन इस केस में जब लास्ट तक पहुंचेगा ना परऑक्साइड, तो उसका टेम्परेचर तो हाई है, बॉइलिंग पॉइंट तो हाई है उसका परऑक्साइड का, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो आग पकड़ लेगा, जिससे ब्लास्ट हो सकता है। इस वजह से अपने को जो पुराना ईथर है उसको उसमें से परऑक्साइड रिमूव करना पड़ेगा। उससे पहले हम ये समझ लें कि पता कैसे चले कि वो परऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ भी है या नहीं, है ना। पहले ये पता करते हैं, फिर देखेंगे कि रिमूवल ऑफ परऑक्साइड कैसे है, टेस्ट कैसे, उसमें फ्रेश FeSO4, है ना, और
KCNS, ये डाल दो, क्या बनेगा, वॉयलेट रेड कलर। और उसे अगर आप पेरोक्साइड सैंपल में डाल दोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि अगर ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, इन केस अगर ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, यानी कि जो हमने ईथर लिया था वो पेरोक्साइड सैंपल था, अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो सिंपल ईथर था, है ना। अब ये केवल टेस्ट है कि हमने ये रिएक्शन करवा के पता लगा दिया कि वहां पे ईथर पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो चुका था या नहीं। दिक्कत ये हमें पता चल गया ऑक्साइड निकल रहा है, अब करें क्या, है ना। तो रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड कैसे करें अभी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में रिमूव कैसे करें, कुछ नहीं है, सिंपल। पेरोक्साइड को किससे, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा दो, क्या होगा, I2 ऑक्सीडाइज होकर निकल जाएगा और उसको अपन हाइपो सॉल्यूशन से, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, इससे रिएक्ट करवा दें तो आगे जो अपने को कंपाउंड मिलना है वो सिंपल ईथर मिलेगा। क्लियर कि पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड को पोटेशियम आयोडाइड से तो I2 निकल गया और उसको हमने हाइपो सॉल्यूशन से रिएक्ट करवा दे तो ईथर मिल गया। अब ये हो कैसे रहा है कि पहले तो ये किस में था, वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी पेरोक्साइड में, ठीक, ऑक्सीजन की ये स्टेट थी पेरोक्साइड के अंदर। जैसे ही वो इससे रिएक्ट किया तो वहां पर वो पेरोक्साइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो ऑक्साइड और यहाँ पे ईथर के साथ साथ यहाँ पे ऑक्साइड भी एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा। अब पेरोक्साइड में से ईथर अलग हो जाए और ऑक्साइड अलग हो जाए तो सिंपल अपने को ईथर मिल गया। अब रिएक्शन करवा दो, ना तो फायर कैच करेगा और आराम से डिस्टिलेशन भी हो जाएगा। क्लियर। आते हैं प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये आप जानते होंगे। फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से कैसे होती है, फ्रॉम ड्राई डाई सिल्वर ऑक्साइड, इससे कैसे होगी, दो ले लो अल्काइल हैलाइड, दिख रहा है आपको ये, नहीं दिख रहा, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, दो ले लो अल्काइल हैलाइड और साथ में Ag2O। तो यहां से क्या होगा देखना, ये जो है ना सिल्वर जो है ये दो AgX लेके बाहर बचा क्या, ROR, यही तो होता है इधर, ROR। होगी प्रिपरेशन कैसे, अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड से हमने क्या कर लिया, ड्राई Ag2O ले लिया और यहां पे एलिमिनेट कर दिया क्या, Ag2X, सिंपल। और यहां पे क्या फॉर्मेशन हो गई, ईथर की, आसान है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है अल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन करने की ईथर का, विलियमसन सिंथेसाइसिस, नेम रिएक्शन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये अगेन अल्काइल हैलाइड है, हाँ जी, और ये क्या है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक। ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड, जैसे हम इसको बोलते हैं ना फिनॉक्साइड आयन, ये इसको बोलते हैं क्या, फिनॉक्साइड आयन, ऐसे इसको क्या बोलेंगे, सोडियम, सोडियम जुड़ा हुआ है क्योंकि, और क्या है एल्कोक्साइड, क्योंकि ये भी अल्कोहल से कन्वर्ट होके बना है। कैसे, एक बार देख लूं छोटा सा, क्या बताऊं, यहां बताता हूं, ये अल्कोहल है प्लस NaX, तो यहां से HX बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा, RONA और प्लस HX, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या बन गया, सोडियम एल्कोक्साइड। इससे रेट करवाएंगे तो क्या होगा, अगेन NaX तो यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, ये और ये एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ROR, अगेन यहां पे क्या फॉर्मेशन हो गई, ईथर की, ठीक। ये भी वही कहानी है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये सोडियम एल्कोक्साइड, ईथर बन गया। और ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, SN2 मैकेनिज्म को। SN2 में आपको याद हो तो SN2 में एक तो इंटरमीडिएट नहीं बनता, और
ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। तो ये डायरेक्ट यहां से एलिमिनेट होकर डायरेक्ट जुड़ रहा है, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का तो मतलब ही नहीं होता। तो ये किसको फॉलो करेगा? SN2 को। SN2 का ऑर्डर क्या है यील्ड का? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि प्राइमरी रिएक्ट करेगा सबसे जल्दी, सेकेंडरी और टर्शरी तो बहुत रेयर करेगा, है ना। ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी आने वाले 2-3 मिनट में। तो यहाँ पे अगर अगर ये क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड, ये सोडियम एल्कोक्साइड टर्शरी है और ये प्राइमरी है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी ईथर फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, उल्टा कैसे होता कि यहाँ पे अगर Br लगा हो और यहां पे सोडियम एल्कोक्साइड हो, ठीक है। तो ये तो कौन सी मैकेनिज्म में जा रहे हैं? SN2। SN2 में टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत कम है, तो यहां पे ईथर फॉर्मेशन नहीं हो सकती, नथिंग, जीरो, ठीक। लेसर बल्कि अल्काइल हैलाइड गिव गुड यील्ड। लेसर बल्कि यानी कि लेसर बल्कि कब था ये? कि जब यहां पे क्या था? ONA प्लस CH3 Br, और तब क्या बना था प्रोडक्ट यहां पे? CH3 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 O और CH3 प्लस NaBr, ये वाली रिएक्शन फॉलो करेगी, ठीक। तो यहाँ पे ये तो प्राइमरी है ना यार, हमें खाली किसको देखना है? एल्काइल हैलाइड को, क्लियर। लेसर बल्कि अल्काइल हैलाइड गिव गुड यील्ड एंड नॉट सुटेबल फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड बिकॉज एलिमिनेटेड प्रोडक्ट आल्सो फॉर्म। एलिमिनेटेड प्रोडक्ट भी बनेगा और SN2 में उसकी रिएक्टिविटी भी बहुत कम है, दैट्स व्हाई टर्शरी में सुटेबल नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। ऐसे ही एराइल और विनाइल, एराइल मतलब रिंग वाले ये, और विनाइल मतलब जहां पे डबल बॉन्ड हो और उससे कोई ब्रोमीन जुड़ा हो, है ना, ये होंगे लेस रिएक्टिव। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को तो और विलियम्स सिंथेसिस को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऑप्शंस में आ जाए विलियम्स सिंथेसिस में कोई एराइल या विनाइल कंपाउंड दे रखा हो तो आंख मीच के हटा देना, क्योंकि एराइल और विनाइल क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, ये बॉन्ड क्लेवेज नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड विलियम्सन सिंथेसिस आल्सो। तो ईथर की लास्ट प्रिपरेशन बचती है फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे? दो तरीके हैं मेनली, कि या तो डिहाइड्रेशन कर दो या फिर डाइजोमीथेन से उसकी रिएक्शन करवा दो। ये बहुत रेयर मिलेगी आपको बुक्स में, कोई बहुत अच्छी किताब हो तो उसमें मिल जाएगी, एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक। तो डिहाइड्रेशन से कैसे? कि अपने को पता है ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो काम चल जाएगा आपका 413 केल्विन में भी। अगर आपने यूज किया Al2O3, हाँ बिल्कुल यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसकी बजाय, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी एसिडिटी कम है इसके मुकाबले, क्लियर। यहाँ पे 413, इधर 533 केल्विन। तो क्या करना है? सिंपल डिहाइड्रेशन करना है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर Al2O3 के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ईथर, ठीक। यहां पे इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। एक तो अपने को ये पता चल गया कि एक ही सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ईथर है ये, क्योंकि अगर मैं इसको R मानूं और इसको R डैश मानूं तो यहाँ पे R इक्वल टू R डैश है, तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इथॉक्सी इथेन, ठीक। एक तो ये तरीका है कैसे कि अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 413 डिग्री केल्विन, सॉरी 413 केल्विन या Al2O3 या 533 केल्विन पे डिहाइड्रेशन करवा दो तो भी क्या हो जाएगा? ईथर फॉर्मेशन हो जाएगी। एक बहुत ही थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवाना जरूरी समझा मैंने, कि डाइजोमीथेन, कि ये अल्कोहल है और यहां पे ना N2, जैसे हम बोलते हैं ना इसको डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन, BDS, ये N2 और ये X, इसी को तो बोलते थे BDS, क्या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब ये डाइजोनियम वर्ड आया है N2 से, ठीक है। तो ये डाइजोनियम, वही डाइजो यहां पे है, डाइजो मतलब 2 N होंगे और मीथेन, क्लियर। तो ये है डाइजोमीथेन और यहां पे क्या है? फ्लोरो बोरिक
एसिड। ठीक, अल्कोहल को किस रिएक्ट करवाना है, डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड। ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी में चैप्टर 14 अमाइंस में, दोबारा भी डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कुछ रिएक्शंस, ये वहां पे डाइजोडाइजेशन में भी काम आएगा। तो अल्कोहल और डाइजोमीथेन को रिएक्ट करवाना है फ्लोरोबोरिक एसिड से, तो क्या फिर से फॉर्मेशन हो जाएगी ईथर। अब इसको हम सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे आर है, अपने को नहीं पता यहाँ पे CH3 है, CH2 CH3 नहीं जानते। लेकिन खास बात क्या है यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस यहां से एस्केप हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक, तो यहां पे ये गैस लिख लो, नाइट्रोजन गैस एलिमिनेट हो रही है, कुछ नहीं किया, सिंपल। अल्कोहल को डाइजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या फॉर्मेशन हुई, ईथर और नाइट्रोजन गैस। ऐसे इसमें अल्कोहल कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन, Al2O3 537 लगेगा, तो वहां पे फॉर्मेशन हुई ईथर की। ऐसे ही मतलब दो तरह से डिहाइड्रेशन और डाइजोथेन। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ ईथर की। नेक्स्ट पे आते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज कैसे कि वो किस तरह की रिएक्शन शो करेगा बाकी और रिएजेंट के साथ या कोई मॉलिक्यूल के साथ। तो यहां पे पहले देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं RMgX। R कोई एल्काइल ग्रुप है, ये मैग्नीशियम मेटल है और ये हैलोजन है। इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक, क्या है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंपली ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड भी बोला जाता है। तो ये है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है ईथर। ठीक, इसको जब रिएक्ट करवाओगे ना तो अपने को एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये R2 मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अलग चीज है, नहीं, ये इन्हीं में से निकल निकल के जुड़ रहा है ना। हाँ, ये इन्हीं में से निकल निकल के जुड़ रहा है। तो यहां पे अपने को सिंपल कैसा दिख रहा है, एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, सिंपल, कोई घबराने वाली बात नहीं, सिंपल ऐड हो रहा है, जो भी चीज है वो जाके उससे जुड़ जाएगी। अच्छा, अगर वो हाइड्रोजन आयोडाइड HI से कैसे रिएक्ट करेगा, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि एक तो लिमिटेड में हो और एक हो वो एक्सेस में। इस वाले केस में क्या है, लिमिटेड, और यहां पे क्या है, एक्सेस। ईथर रिएक्ट किया हाइड्रोजन आयोडाइड से, लिमिटेड था तो क्या बन गया, अल्कोहल। ये लो भैया, अल्कोहल की एक और प्रिपरेशन मिल गई, और यहां पे क्या मिल गया, अल्काइल हैलाइड। मेरे ख्याल से रिएक्शन अपन ने देखी है ना, इसका उल्टा पड़ा हुआ है हमने। अच्छा, एक्सेस में करोगे तो भाई हाइड्राइड की तो कोई कमी नहीं है, तो दो अल्काइल हैलाइड और साथ में पानी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेड में अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, एक्सेस में केवल अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। ठीक है, अब इस केस में भी यहां पे किसमें है, लिमिटेड में, मैक्सिमम केस में लिमिटेड में ही मिलेगा। तो लिमिटेड में क्या बनाएगा, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड। ये थोड़ी सी जगह का मैं बताना चाहूं मैं कैसे फॉर्मेशन होगी इसकी। यहां पे देख लीजिए क्या है, देखना, CH3O CH3, तो यहां से इसको मैं H+ देना चाहूं तो कुछ ऐसा बनेगा कि CH3O प्लस H और CH3। अब इस तरह का कंपाउंड ये बना लेगा। अब इस पे आके अटैक करेगा आयोडीन। ठीक, अब या तो ये हो सकता है कि ये यहां पर तो खैर बराबर है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो या तो ये वाला पोर्शन टूट जाए और CH3OH लेके बाहर और ये CH3I लेके बाहर ये हो जाए, या फिर ये वाला पोर्शन निकल जाए, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जो छोटी चेन होगी उसके साथ आयोडीन आएगा और जो थोड़ी बड़ी चेन होगी उसके साथ अल्कोहल आएगा। क्लियर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई। चले आगे, इसी की कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं क्योंकि यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, अभी आपको भी होने वाली है। कैसे कि ये ईथर है, हाँ जी ईथर है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड है, बिल्कुल है। एसिडिक मीडियम में क्या किया हमने, इसको यहाँ पे वही H+ आके जुड़ जाएगा, है ना, और यहां पे अल्कोहल और आयोडीन का प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था
कि छोटे वाले के साथ आई आएगा, बड़े वाले के साथ OH आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो वहां पे मैं लिखना भूल गया था, थोड़ा सा माफी चाहता हूं। वहां पे वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर देती है, ध्यान रखना। ठीक, डिपेंड करता है SN1 या SN2 पे कि वो कौन सा प्रोडक्ट बनाएगी। अगर SN1 बनता है, अगर SN1 बनता है या SN1 मैकेनिज्म जाता है, तो वहां पे आयोडीन बड़े वाले के साथ आएगा और OH स्मॉल वाले के साथ। और अगर SN2 बनता है तो आयोडीन स्मॉल वाले के साथ आएगा और OH बड़े वाले के साथ। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें, मैंने कोशिश भी करी काफी हद तक मैं थोड़ा सा आपको बिठा सकूं दिमाग में। देखो ये ईथर है, यहाँ पे एनहाइड्राइड HI है और यहाँ पे 57% HI है। अगर एनहाइड्राइड HI होगा तो ये मैकेनिज्म जाएगी SN2 में, और 57% HI होगा तो SN1 में। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें, वहां पे SN1 SN2 आपको नहीं बताया जाएगा, वहां पे आपको कोई ना कोई हिंट जरूर दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने बताया SN2 में आई जाएगा स्मॉल के साथ, तो ये आ गया छोटे वाले के साथ, और OH जाएगा बड़े के साथ, तो बड़े के साथ OH आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे यहाँ पे HI यहाँ पे SN1 में है, तो SN1 में मैंने बताया आई जाएगा बड़े वाले के साथ, यानी कि ये रहा भैया, और SN1 में आएगा OH स्मॉल के साथ, तो ये रहा। प्लीज कंफ्यूजन ना करें, किसी एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। या तो SN1 में याद रख ले कि आई बड़ा OH छोटा, ऐसे याद रख ले, तो इसका उल्टा कर दोगे तो SN2 का आ जाना है। किसी एक को आप या ध्यान में रख सकते हैं, किसी भी एक को, है ना। और SN1 SN2 आप थोड़ी टेंशन ना लें, एग्जाम में आपको हिंट मिल जाएगा या उसमें बताया होगा ये थ्रू SN2, मतलब क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें ऊपर कई लिखा होता है SN2 या SN1, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं साला ये गलत पढ़ाता है, अरे गलत नहीं भैया, यही कंसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं मानता हूं थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि SN1 में आई बड़े के साथ और OH छोटे के साथ। एक का याद रख लो, दूसरे का ऑटोमेटिक, भाई एक में बड़े के साथ गया तो एक में छोटे के साथ जाएगा, है ना। यही कहानी अगर इसमें हो एराइल ग्रुप में है तो ये भी इथर, ये रिचेन, ये ऑक्सीजन, ये रिचेन, यहाँ पे रेट करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे, और भाई साहब फिनॉल। और सिंपल सी बात है यार, एक अल्कोहल और एक अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी क्या है कि ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता, है ना, कि यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट नहीं बन सकता CH3OH, ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला बॉन्ड क्लेवेज के कारण नहीं हो सकती यहाँ पे क्लेवेज। क्यों? क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा ना, रेजोनेंस में, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट आएगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड गेट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट ड्यू टू कंजुगेशन। तो ये वाला बॉन्ड तो टूट नहीं सकता, नहीं टूटेगा तो इसके साथ कभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं ये कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये प्रोडक्ट ये क्यों नहीं बना, यहाँ पे SN1 SN2 का कोई चक्कर नहीं है, देखना कुछ बच्चे ये नहीं सोच रहे कि ये बनना चाहिए था ये, लेकिन यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये वाला इसका बॉन्ड नहीं टूट सकता। तो क्या होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे I, यहाँ पे फिनॉल और यहाँ पे एल्काइल हैलाइड। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। वेरी गुड, तो इसकी मैकेनिज्म जान लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी वैसे तो मैं छोटे छोटे पार्ट में करवा चुका हूं, लेकिन थोड़ी सी ब्रीफ में समझनी जरूरी है कि ये ईथर है, ईथर से यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का एक्ट होगा क्या यहाँ पे कि HI का बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या बनेगा H+ और I नेगेटिव, ये जाके एक्ट करेगा इस पार्ट पे, यहाँ पे कैटायन फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे ये आयन बाहर निकल जाएगा आयोडीन का। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव चार्ज लेके इस पे एडिशन जैसा दिखेगा अपने को, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये बाहर अलग और ये बाहर ये अलग, फिर अगेन एक HI का मॉलिक्यूल आया HI, है ना, ये फिर से टूटेगा। अब ये वाला H तो जाके यहां जुड़ गया और कुछ यहां पे कैटायन बना दिया, और ये I बेचारा बाहर ही घूम रहा है ऐसे खुले में, तो यहां से है ना H2O बाहर निकाल दो पानी, ये रहा, और यहां पे बचा क्या, ये मिल गया अपने को एल्काइल हैलाइड। यानी कि यहां पे ये एक्सेस में था ना HI,
HI, कहीं भी देखो वहीं जहां जरूरत पड़ रही है वहीं HI आ जा रहा है। तो ये कहानी किसकी है? एक्सेस की। ठीक, और लिमिटेड वाली में बता चुका हूं। अब चलते हैं रिएक्शन विद Cl2, काफी इंपॉर्टेंट है ये ईथर। ठीक है, लेकिन यहां पे भी Cl है, यहां पर भी Cl है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट कुछ और है, यहां प्रोडक्ट कुछ और है, ड्यू टू लाइट एंड डार्क। ठीक, और ये लाइट वो नहीं है यार आपने CFL जला दी तो लाइट आ गई, ये लाइट है H न्यू इक्वल टू H न्यू इक्वल टू H न्यू, सॉरी, लाइट सनलाइट, मतलब यहां पे बात अगेन सॉरी तो यहां पे लाइट आ रही है सनलाइट, उसके कारण यहां पे क्या बन रहा है? पर क्लोरो ईथर। ठीक, अगर लाइट है तो पर क्लोरो ईथर, और अगर डार्क है तो सिंपल ये कंपाउंड बन रहा है ना। यहां पे ये कुछ ईथर जैसा दिख रहा है, बस यहां पे एक Cl आके जुड़ गया है। ठीक, इसमें क्या, इसको पर क्लोरो ईथर क्यों बोल रहे हैं? लेकिन क्योंकि जिसके पास भी जितनी जरूरत है हाइड्रोजन की उतने ही यहाँ पे ईथर है। देखना, अगर इसको मैं कंपेयर करूं, देखना यहाँ पे एक कार्बन होना चाहिए तो उसके पास 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे फिर 2 होने चाहिए, और यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं सकता, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 है। क्लियर? तो यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि जहां जहां पे हाइड्रोजन आना चाहिए था वहां पे क्लोरीन आके जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं कि पर क्लोरो ईथर। जहां पे हाइड्रोजन जुड़ती वहीं पे हर एक जगह पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोल रहे हैं? पर क्लोरो ईथर, है ना। ऐसे कहते हैं पर पीस, हर एक पे, तो वही चीज पर क्लोरो ईथर। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे अपन ईथर में? पहले कुछ उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर समझ लें, उसके बाद अपने को आसानी होगी। ये अपने को दिख रहा है, ये एक AR ग्रुप है, ऐसे भी हो सकता है ना इधर, तो AR O और R, ये भी तो ईथर ही कहलाएगा ना, है ना। तो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यहां पे हमने ये 5 हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह से रेजोनेंस से ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। जैसे यहां पे अब ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर, ये क्या करेगा? यहां पे ये शिफ्ट करेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे नेगेटिव, ये बॉन्ड फिर से शिफ्ट करेंगे। ठीक, ये बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा चार्ज, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। क्लियर? अब ये वाला चार्ज यहां पहुंच गया, ये वाला, अब ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, और फाइनली देखना यहां पे इस वक्त यहां पे बॉन्ड की पोजीशन ये है। अब ये वाली पोजीशन देखो और ये वाली पोजीशन देखो, है ना। तो ये पोजीशन पूरी ही चेंज हो गई है, एक तरह से मैं कहूं तो यहां पे पोजीशन अल्टर हो गई है ना, एक के बाद एक। ऐसे यहां पे था पहले, तो अब यहां पे आ गया है, यहां पे था तो नीचे वाले में। तो इस तरह से क्या है कि इनके ऊपर चार्ज का लोड नहीं है, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं उस चार्ज को, तो उससे क्या हो रहा है कि इन पे तनाव नहीं बन रहा, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं आ रहा, तो इनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो ये आराम से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कवर कर सकते हैं, उसमें कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, अब कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं। हैलोजिनेशन आप बहुत बार देख चुके हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यहाँ पे थोड़े से रिएजेंट ध्यान रखना। ये क्या है, इसका कॉमन नेम बता दूं, एनाइजोल। ठीक, इसका कॉमन नेम एनाइजोल। क्या करना है? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक, या फिर यहां पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई एल्केलाइन मीडियम ले लो, वो भी चल जाएगा। ठीक, एल्केलाइन मीडियम या इथेनोइक एसिड, थोड़ा सा मतलब ज्यादा पीएच वाला। तो एनाइजोल को Br2 के सोल्यूशन में रखा तो दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो पैरा ब्रोमो एनाइजोल, और एक ये कौन सी है भाई, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, और ये ऑर्थो, तो ये कौन सा हो गया? ऑर्थो ब्रोमो एनाइजोल। क्लियर? अब ये पैरा, ये ऑर्थो, कौन सा स्टेबल? यानी कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। मेजर रीजन आप जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं फिर से बता देता हूं।
देखो यहाँ पे क्या होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं हो रही। मैंने बताया था कि रेयर केस में ही ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बन सकता है, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो या पानी के साथ कोई अटैचमेंट हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों बल की ग्रुप है, OCH3 भी और Br2 भी, तो इनके बीच में रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा और ये लेस स्टेबल हो जाएगा। तो लेस स्टेबल को वो ज्यादा नहीं बनाएगा, जबकि ये कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट है, ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे कोई रिपल्शन नहीं दूर दूर तक। भाई 180 डिग्री यही तो सकता है ना मैक्सिमम दूरी, इससे ज्यादा तो नहीं। यहाँ पे आएगा तो भी कुछ पास है, यहाँ भी कुछ पास है, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है, यही तो होगी मैक्सिमम दूरी, तो यही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अब आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी आप बहुत अच्छे से कर चुके हो। दो तरह की होती हैं, आपको पता होगा, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो पहले एसाइलेशन देख लेते हैं। ये अगेन हमने लिया एनाइजोल, मार्कर खरीदना पड़ेगा यार, लॉकडाउन में मिल और नहीं रहा। ये क्या है, एनाइजोल। कोई भी हमने एल्काइल हैलाइड लेके रिएक्ट करवाया। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मेन चीज क्या होती है, एनहाइड्रस AlCl3, कहीं भी देख लेना मिलेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन सल्फाइड, ये इसी केस में है। तो यहां पे क्या होगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो मेजर और एक माइनर। ठीक है, हाँ माइनर ही लिखा है, मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया है। तो क्या होगा यहां पे 1 2, इसको लिख सकते हैं, मेजर माइनर तो बताता रहूंगा। नाम क्या होगा इसका, के 2 मिथॉक्सी टॉलिन बोल दो इसे, यही तो होता है टॉलिन यार, यही तो होता है टॉलिन। अब यहाँ पे OCH जुड़ा हुआ है तो इसको ये नहीं बता सकता 1 2, तो 2 मिथॉक्सी टॉलिन, और यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या आएगा 4 मिथॉक्सी टॉलिन। या ऐसे ही बोल सकते हो ऑर्थो मिथॉक्सी, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्थो मिथॉक्सी टॉलिन, और यहां लिख सकते हो पैरा मिथॉक्सी टॉलिन, दोनों एक ही बात है। वही अगेन कहानी, यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप है, इनमें रिपल्शन क्रिएट होगा, यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट। ध्यान रखना यहाँ पे जुड़ क्या रहा है, यहाँ पे ये CH3 वाला ग्रुप, ये OCH3 तो पहले से ही है, ऐड क्या हुआ है, ये वाला ग्रुप, ऐड क्या हुआ है, ये वाला ग्रुप, यानी कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। दिस इज एल्काइलेशन। एसाइलेशन जस्ट अभी करवाता हूं, ठीक है, ये क्या है, एल्काइलेशन। क्लियर, चले। नेक्स्ट है एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या है कि यहां पे अपने को इथेनॉइल है, गंदा नहीं, इथेनॉइल क्लोराइड से अपने को रिएक्ट करवाना है। किसको, एनाइजोल। अरे हम एनाइजोल को ले रहे हैं बार बार, अरे ये ईथर है यार, ये देखो ये कौन सा ग्रुप है, ArO, ये CH3 क्या है, R ग्रुप है, यही तो होता है यार ईथर, है ना। तो एनाइजोल को इथेनॉइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, यहां पे CH2 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। होगा क्या, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल, एक तो ऑर्थो और एक पैरा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इनमें से पूछ ले कोई कि माइनर कौन सा, मेजर कौन सा, तो ये वाला माइनर और ये वाला मेजर। ये एक बात को गांठ मान लीजिए कि ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट बहुत ही मतलब 0.001% केस में मेजर होगा, वरना पैरा के केस में सिंपल सा रीजन है कि रिपल्शन कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है रिपल्शन। क्लियर, तो ये था एसाइलेशन। अब बात आती है नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में आपने ये कहीं ना कहीं कहानी देखी हो, तो मैंने इसकी मैकेनिज्म बता रखी है, H2SO4 प्लस HNO, नहीं HNO3, याद है, नहीं भूल गए यार। देखो यहां से H2O एलिमिनेट होता था, इन दोनों में से कितने गया, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, OHNO2, हाँ, और इसको लिखता हूं HSO4 और H, मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। ये होगा H2SO4 और ये होगा HNO3। हाँ, तो यहां से क्या करो, ये निकाल लो, क्या कर दो, H2O निकाल दो, ये वाला आयन नाइट्रोनियम आयन अलग बन जाएगा, और यू जो बना है HSO4 प्लस HSO4 नेगेटिव आयन,
ये अलग बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कभी भी कि H2SO4 प्लस HNO3 ये दोनों मिलके क्या देंगे, नाइट्रोनियम आयन। हर जगह सिंपल सा रूल है। तो ये मिलके क्या देंगे, नाइट्रोनियम आयन। अच्छा OCH3 ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मैं फिर से बोलता हूं, हाइड्रोकार्बन में लास्ट पेज पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लिखे हुए हैं, उनको याद कर लीजिए, उनके बिना कहानी नहीं चल सकती। ये कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक तो बनेगा ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये ऑर्थो नाइट्रो एनाइजोल, ये पैरा नाइट्रो एनाइजोल। अगेन यही, ये होगा माइनर, ये होगा मेजर। सिंपल यार, रिपल्शन नहीं है ना। वही एक बात कितनी बार पूछोगे। ठीक, तो यहाँ पे H2SO4 HNO3 क्या मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मिलेगा, नाइट्रोनियम आयन। ठीक, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको एक बार पॉज करके बनाने हैं। मैं थोड़ा जगह बना दूं ताकि दिक्कत ना हो देखने में। बकियाना में आई, ठीक है। अब पहला, दूसरा, तीसरा आपको इनके प्रोडक्ट बताने हैं। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताने हैं इनके, कौन क्या क्या होंगे। इसी बेस पे 2-3 क्वेश्चन निकाले। कर लिया ट्राई, मेरी बारी, बताऊं। तो ये देखो, ये ईथर है, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बनेगा, CH3 CH2, एक और CH2 OH प्लस CH3 Br। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ये Br आया, यहां से Br ले गया और ये H इसको दे गया। सिंपल, क्या बन गया, अल्कोहल। बस ये सेम है यार। ये अब इसको देख के ये तो बना ही सकते हो। यहाँ पे अगेन सेम प्रोडक्ट, कोई चेंज नहीं। C2H5Br, कोई चेंज नहीं, रत्ती भर भी। और भैया ये जिसको ना समझ में आ रहा हो ना ये, तो भैया कुछ इलाज करवाओ अपना, क्योंकि ये मैं अभी बता के आया हूँ H2SO4 और HNO3 कंसंट्रेटेड। अरे ये भी वही निकालेंगे क्या, नाइट्रोनियम आयन, और 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसन कैसन। अरे यार मान जा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा के इसके हिसाब से एक तो और तो ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया जो कि ये होगा माइनर, और जाके हिसाब से एक और बन गया UOC2H5, यू होगा ऑर्थो, यू होगा मेटा, यू होगा पैरा, यहां जोड़ दे, यू होगा पैरा, यू होगा मेजर। अरे काय हड़क लेता हो, नहीं समझ में आ रही, सिंपल बना के दिखाऊं, ऐसा कर लो यार। मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो रही है, जिनको आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है ऐसा बना लो भैया। देखिए बल्ला, अब ठीक है। यू ऑर्थो 12 होगा, यू पैरा 12, यू होगा माइनर, यू होगा मेजर। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन ये है AIPMT 2015 का क्वेश्चन। क्या है कि इसमें पूछा है द रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे। नेम रिएक्शन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी आपको टफ लग रहा है तो आप अपना इलाज करवाइए, कोई इलाज हो सकता है आपके लिए, मेरे पास नहीं है। कि ये क्या है, सिंपल यहां पे आपको दिख रहा है ये आयन है, ये प्लस में, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड। और यहां पे क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। और हमें अब जस्ट 2-3 लेक्चर पहले ईथर कंप्लीट करके आए हैं। तो ये कौन सी नेम रिएक्शन है, याद करो। ऐसा कहा होता था कि RONA फिर RCl, और जैसे यहां पे फिर क्या होता था, Na और Cl माइनस NaCl, और यहां पे ROR-। ये ईथर सिंथेसाइज कहां होता था, सिंपल यार, विलियमसन सिंथेसाइज में। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, जिन्होंने नहीं दिया वो एक बार और रिवीजन कर ले अपने नोट्स की। तो इसका सिंपल से आंसर क्या होगा, विलियमसन सिंथेसाइज। इटार रिएक्शन नहीं हो सकती ऑक्सो प्रोसेस, वक्कर प्रोसेस का तो मतलब ही नहीं है ना। ईथर सिंथेसाइज की बात चल रही है ना। तो इनमें क्या है, खाली
ये क्या है? एल्कोक्साइड। कौन सा? सोडियम एल्कोक्साइड विद एल्काइल हैलाइड गिव्स ईथर। किसमें? विलियमसन सिंथेसाइज में। देखिए नेम रिएक्शन को याद करने का एक ही तरीका है, बार बार लिख के याद करें। प्रैक्टिस जितनी करोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिख लिख के नेम रिएक्शन याद करने, बार बार लिखोगे, उतनी अच्छे से तुम्हारे उन पे पकड़ बनेगी। अब देखिए फ्री के 4 नंबर थे कि नहीं थे? मतलब नीट में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है ना। अब चाहे वो बायोलॉजी का हो या फिर ये इतना हलवा सवाल हो, उसके 4 नंबर तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो इस चैप्टर से तो ये सवाल 2015 में पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये पूछा गया है जेई 2016 में। थोड़ा सा मैं कहूंगा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप लेक्चर फॉलो कर रहे हो शुरू से लेकर और बराबर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सवाल आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। क्या बोल रहा है कि 2-chloro-2-methyl pentane ऑन रिएक्शन विद सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल यील्ड, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट वो यील्ड करेगा? एक प्रोडक्ट पहला दे दिया, एक दूसरा दे दिया और एक तीसरा दे दिया। अब ऑप्शन में क्या दे दिया कि या तो तीसरा हो खाली यानी कि ये, या पहला और दूसरा यानी कि ये और ये, या सारे हो या कोई भी ना हो, है ना। ऑप्शन थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सवाल यही है। अब इसमें अपने को सोचना क्या है कि पहले तो ये देख ले कि 2-methyl 2-chloropentan दिखता कैसा है। 1 2 3 4 5 1 2, तो U2 पर मिथाइल हैगा, U2 क्लोरो ऐसे दिखेगा भैया कुछ। ओहो गड़बड़ नहीं, या के तो 4 ही पूरे हैं, या के 2 ले ले, या के भी 2 ले ले, या के 3। ये हो गया 2-chloro-2-chloro-2-methyl pentane। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है? सोडियम मिथॉक्साइड। हाँ रुक जा, सोडियम मिथॉक्साइड यही होगा भाई, सोडियम मिथॉक्साइड, है ना। अल्कोक्साइड एसिड बनाते हैं, अरे यार CH3O नेगेटिव Na+, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। इन मिथेनॉल, अब यहां पे मीडियम कैसा होना चाहिए? कैसा? मिथेनॉल। हाँ मिथेनॉल है, ठीक है, ये मीडियम होना चाहिए। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा देखते हैं। पहले तो ये निकाल दीजिए, एक तो यहां पे लिख दीजिए NaCl, एक चीज क्लियर। अब इससे ये कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो यहां पे मैंने कहीं ना कहीं बताया है कि ये होगा अल्फा कार्बन और ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। अरे साला बहुत रिएक्टिव होता है। ये लेके निकल लिया किसको? CH3O को, तो यहां पे एक कंपाउंड क्या बन गया? CH3OH। अब जो बचा कुचा है वो लिख दो, कैसे देखियो क्या? CH3 CH2, एक मिनट में हट रहा हूं बस, और CU कहानी, यहाँ पे एक H तो बचा वही, और यहां पे आकर डबल बॉन्ड दिस, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई? कुछ भी तो नहीं किया यार। सोडियम, ये बात तो सबको दिखती है यार, अंधा भी देख सकता है कि NaCl बाहर निकल जाएगा, है ना, ये बाहर निकल जाएगा। और ये CH3, अब यहाँ पे आयन बचा है, ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये लेके इस वाले आयन को पार, ये रहा। अब जब ये दोनों चीजें यहां से हट जाएंगी ये इस तरह से, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे तो हाइड्रोजन है, अब इसकी समस्या है, इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, है ना। तो कुछ ये कंपाउंड बनेगा। अब इनमें से कौन सा है? ओ सॉरी यार, थोड़ा सा गलती हो गई हमने से, इधर आएगा डबल बॉन्ड, सॉरी, क्योंकि इधर से निकला ना यार हाइड्रोजन, तो ठीक, तो ये आएगा। अब ये देखिए किस ऑप्शन में फिट बैठता है। एक तो ऑप्शन ये है और ये नहीं है। अब देखिए अगर यहां पे जरा सी गलती हो जाती, ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड किन के बीच में स्टेबलाइज होगा, कि जहां से, अब यहां से पहले एक H था और यहां पे Cl था, अब यहां से ये Na के साथ निकला और ये H इसके साथ निकला है, तो इन्हीं कार्बन के बीच में आएगा ना डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सर आपने भी तो गलती की है, मेरी गलती चल जाएगी, तुम्हारी गलती तुम्हारी जिंदगी के लिए खिलवाड़ बन सकती है, ध्यान दो, ठीक है। तो अब इन दोनों, ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया। डबल बॉन्ड का सीन था कि हमें ये देखना था कि कौन सा डबल बॉन्ड किधर आएगा, कंफ्यूजन होनी थी। वरना अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होता कि यहां पे लिखा होता सेकंड एंड थर्ड, तो हम तो ये लगाए आते आराम से ये वाला। लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपने पास सेकंड में ऐसा नहीं हो रहा है, अपने पास तो यही बन रहा है, क्लियर।
तो ये जेई 2016 का क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस तो नहीं है, नॉर्मल ऑर्गेनिक ही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट, मेरे ख्याल से 2017 में है, एक बार चेक कर लेना, 17 या 18 का आसपास का ही है। और इससे अगला क्वेश्चन मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चों ने तो देख के जवाब दे दिया होगा, बी आंसर है ना। तो कुछ बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि देखते ही आंसर दे देते हैं, हाँ यार ये फिनॉल है, फिनॉल इनमें से तो और कोई बन नहीं रहा है, तो बी इज द आंसर। तो इतना आसान सवाल पूछा इन्होंने, हद से ज्यादा। मैं कहूंगा मेरे प्यारे गधों, जिन्होंने नहीं सोचा था वो बहुत बढ़िया, जिन्होंने सोचा था वो सुन लो कि बी आंसर नहीं है इसका। आंसर कैसे तय करना है अपने को, कैसे, अपने को खाली दो बात याद रखनी है और वही अप्लाई करते ही 2 मिनट में हमारे पास आंसर होगा। देखिए, अपने को नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। जैसे मैंने आज 1200 क्वेश्चन निकाल लिए, मैंने कोई दिनेश की किताब उठा के उसमें सॉल्व कर लिए, या मैंने आर्यन की कोई प्रीवियस बुक लगा ली, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करो और उन क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट जानने की कोशिश करो, वो पकड़ में आना चाहिए। जैसे इसमें क्या कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। मैं कहता हूं सब कुछ हाथ में आ गया। कैसे भाई, ये तो फिनॉल है, ये तो किसी भी लाइन में नहीं है ना। कि मान लो इधर CH3 है लेकिन इधर NO2 भी है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। रही बात इसकी, CH3 कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, घटाता है, ये भी घट गया, बचा इन दोनों में। अब इसमें तो ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ भाई बढ़ाता है, लेकिन यहां पे 3 हैं, तो आंसर क्या होगा, डी। इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, पिक्रिक एसिड। इस केस में क्या होगा, मोस्ट एसिडिक पिक्रिक एसिड। क्लियर यार, कंसेप्ट पे ध्यान दो, तू क्या मत मारो। तो फोर्थ क्वेश्चन है जेई, मेरे ख्याल से 17 या 18 का होगा, मतलब जेई में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि यहां पे लिया है हमने एल्काइल हैलाइड, पहले उसको केशियन से रिएक्ट करवाया, कुछ ए मिला होगा, फिर उसको एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाया हाइड्रोनियम आयन से, तो कुछ बी मिला होगा। फिर LH अपन जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जानते हैं ना अपन, और ईथर की प्रेजेंस में करवाया तो कुछ सी मिला होगा। समस्या ये है कि एंड प्रोडक्ट सी क्या था, एसीटोन, मीथेन, एसिटाल्डिहाइड या इथाइल अल्कोहल। देखिए, अगर आप ऐसे क्वेश्चन बना पा रहे हैं ना ऑर्गेनिक के, तो समझिए आपका मतलब आप एक लेवल ऊपर आ गए हैं। मतलब आप भीड़ में नहीं है, वो जो होती है ना वो भेड़ चाल, उसमें नहीं, उससे थोड़े से आप अलग हट चुके हैं। और जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आपको आपने कहीं और भी देखा हो, पहले सॉल्व किए हो, तो समझ लीजिए थोड़ा। अगर पहली बार कर रहे हैं और हो पा रहा है तो बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखते हैं कि ये कहानी क्या है कि CH3Br से हमने केशियन रिएक्ट करवा दिया। मेरे ख्याल से तो एक ही चीज दिख रही है, यू के प्लस है, यू नेगेटिव है, या लिखा बाहर सोच रहे हैं, यहां पागा CH3Cn, सिंपल। ये हो गया प्रोडक्ट ए। अब कहानी है H3O प्लस की, या को क्या बोले, हाइड्रोनियम आयन। अब यह की तो बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया जाने, जैसा वाले हाइड्रोनियम आयन रिएक्ट करवा में तो क्या मिलेगा, ऑक्सीडाइज होएगा ना, यो क्या मिलेगा, ओइक एसिड, कौन सा, मिथेनोइक, यू हैगा कंपाउंड बी। अब बात आती है LH की। भाई साहब इसने सारा खेल पलट दिया एक LH ने। LH क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, CH3 और OH। एक मिनट, CH3 CH2 OH क्या बना दिया, यू सी कंपाउंड। देखिए, अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया जाए तो बन जाएगा
एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लिया तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक मिल सकता है। यहाँ पे उल्टा रिडक्शन होगा, यहाँ पे उल्टा रिडक्शन होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लिया जाए तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कार्बोक्सिलिक से सीधा एल्कोहल पे जाके पटक दिया। इसको दुनिया जानती है, क्या है? इथाइल एल्कोहल। यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिटी। यानी कि अपने को इनमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, है ना? ये ऑर्डर होता है ना डिक्रीजिंग। ऐसे तो होते हैं जिसको हम घटते क्रम बोलते थे बचपन में, भूल गए? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। कहानी सिंपल है, एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो नीट का था, ये जेई का है, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, एक मिनट, रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। वही कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा लगाने की जरूरत पड़ेगी। एक बार ना पॉज करके ईमानदारी से इसको ट्राई जरूर कीजिए और फिर मेरे को आंसर बताइए क्या बन रहा है। कर लिया? चलिए देखिए, सबसे देखा जाए तो Cl और NO2 तो आते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में, और CH3 और ये आते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में। चलो एक बात तो पता चली कि इनमें से दो तो विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं और दो रिलीजिंग ग्रुप वाले हैं, है ना? अब देखना ये है कि रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करता है? डिक्रीज करता है एसिडिटी, और विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है। यानी कि विड्रॉइंग ग्रुप तो यहां पे या यहां पे है। पता यह लगाना है कि Cl बड़ा कि NO2 बड़ा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो है वो ज्यादा होता है बजाय Cl के एरोमेटिक कंपाउंड में। यानी कि पहला तो ये बन गया कि सबसे ज्यादा बनेगा एसिडिटी थर्ड, उसके बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसके बाद फर्स्ट। अब बारी आती है इन दोनों की, ये बोलता है मैं ज्यादा बड़ा गधा, ये कह रहा है मैं तेरे से बड़ा गधा। कहने वाली बात है, यहाँ पे खाली CH3, यहाँ पे OCH3 है। अब ऑक्सीजन भी यहाँ पे, अभी ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 पेयर है, वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद नंबर आता है किसका? सेकंड का, और फिर आता है लास्ट में फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन है? 3 सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पे खाली CH3, यहाँ पे OCH3 है। ऑक्सीजन के पास भी तो होंगे यार यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचे ना, ये भी तो वही काम करेगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का। तो करेक्ट ऑर्डर इज द थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इतने पढ़ते रहें, मन लगा के मेहनत